तो हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज अपनी ये क्लास रहने वाली हिंदी की, और हिंदी की अगर बात की जाए तो दोनों ही पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाती है हिंदी। अगर आपके हिंदी में अच्छे नंबर आते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप सीटेट का एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकते हैं। अगर आप हिंदी 30 में से 28 या 29 नंबर लेकर के आते हैं तो आपको आगे जो आपको मतलब क्वालीफाई नंबर लेके आने उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हिंदी में भी नंबर जब आते हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है और आपने अच्छे क्वेश्चन कर रखे होते हैं। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं, और हम लोग 500 क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने उन सभी साथी मित्रों के पास में शेयर जरूर करना जिनको सीटेट का एग्जाम इस बार देना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है इन 4 कथनों में से व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। जबकि दूसरा ऑप्शन है, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है यहाँ पर, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। चौथा ऑप्शन है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है, इसीलिए हम इसको लेकर के आए हैं। इसका जो सही आंसर रहने वाला है, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं आप। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग 1 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन अपने कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लीजिए और लिखते जाना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। लास्ट में बता करके जाना कितने आप कर पाए सही। अगला क्वेश्चन है, बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और इसका आंसर कीजिए कि बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका क्या रहने वाला है। पहला ऑप्शन है, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, या फिर शब्द पढ़वाना, या फिर विभिन्न संदर्भों में बातचीत, या फिर प्रश्नों के उत्तर पूछना। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करवाना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डॉट डॉट पर बल देता है। आपको बताना है कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है यह मुख्य रूप से किस पर बल देता है। पहला ऑप्शन है, बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर, या फिर बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर, या फिर मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, या फिर कमजोर अयोग्य विद्यार्थी का उच्च स्तर यानी अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर आधारित या फिर बल देता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है। आपको बताना है कि जो गद्य का शिक्षण होता है इसका उद्देश्य क्या है। भाषा का ज्ञान करवाना है, सामान्य ज्ञान करवाना है, या फिर चरित्र का निर्माण करना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो गद्य शिक्षण का जो मूल उद्देश्य होता है वह होता है भाषा का ज्ञान करवाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। आपको बताना है कि नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि में से कौन सी रहने वाली है। पहला ऑप्शन है कच्छ अभिनय प्रणाली, जबकि दूसरा ऑप्शन है रंगमंच प्रणाली, जबकि तीसरा ऑप्शन है अर्थबोध प्रणाली, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर व्याख्या प्रणाली। तो नाटक शिक्षण की सबसे उपयुक्त जो यहाँ पर विधि रहने वाली है वो आपकी हो जाएगी कच्छ अभिनव प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य रहने वाला है। पहला है सुपाठ्य लेखन शिक्षण, जबकि दूसरा ऑप्शन है सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना। तीसरा ऑप्शन है शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना, जबकि चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो आपका सही रहने वाला है वो आपके यहाँ पर तीनों बिल्कुल सही हैं, ए बी सी तीनों से, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि लेखन कौशल में इनमें से कौन सा पक्ष ऐसा है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध वातावरण, जबकि दूसरा ऑप्शन है अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, जबकि तीसरा ऑप्शन है लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, जबकि चौथा ऑप्शन है सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। तो आपको बताना है कि लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा
वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति करना लेखन कौशल में सबसे अधिक जो है मजबूत या फिर महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। तो इसका जो सबसे सही है वह है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ न होना, या फिर नियम कंठस्थ न होना, या फिर नियमों का अति सामान्यीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो सही आंसर रहने वाला है वह है नियमों का अति सामान्यीकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्या है, यहाँ पर आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, कि दूसरा ऑप्शन है केवल गद्य पाठों के अभ्यास का हिस्सा है, या फिर तीसरा है व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, जबकि चौथा ऑप्शन है हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना यहाँ पर क्या है आपको ये बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। अगर आपको बच्चों के ज्ञान का आकलन करना है तो इनमें से कौन सी विधि सबसे ज़्यादा सहायक रहने वाली आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्रायोगिक विधि यानी कि प्रायोगिक प्रश्न, दूसरा ऑप्शन है लघु उत्तरीय प्रश्न, जबकि तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जबकि चौथा ऑप्शन है मौखिक प्रश्न। तो बच्चों के ज्ञान का आकलन करने के लिए मतलब सर्वाधिक सहायक इनमें से क्या रहने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन लिखा है, अध्यापक विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता का आकलन करने के लिए उन्हें आपस में बातें करने के लिए कहता है, वह डॉट डॉट प्रयोग करता है। क्या वह निरीक्षण विधि का हिस्सा है, या फिर मौखिक परीक्षा है, या फिर प्रायोगिक परीक्षा, या फिर संचयी अभिलेख का। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपको बताना था क्या सही हो जाएगा। कोई अध्यापक विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता का आकलन करने के लिए उन्हें आपस में बातें करने के लिए कहता है, तो वह निरीक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है, मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। पहला ऑप्शन है कविता को गद्य में परिवर्तित करने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है, या फिर कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, या फिर कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए, जबकि चौथा ऑप्शन है कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपको बताना था इनमें से कौन सा ऑप्शन सही और सटीक बैठ रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है, पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। पढ़ना के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्वा अनुभव से संबंध होना चाहिए, जबकि दूसरा ऑप्शन है सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर बल देते हैं, जबकि तीसरा ऑप्शन है अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है, जबकि चौथा ऑप्शन है पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हो। तो पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है आपको यह बताना था। जो कथन सही नहीं हो आपको उसको छांटना था। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर बल देते हैं, यही जो है क्या है उचित नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या हैं उचित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान, या फिर तेज गति से पढ़ना, या फिर संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आपका होने वाला है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है, या फिर वह अक्षर पहचान की वजह अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो सुलेखा ने पाठ को पढ़ते समय जीवन को जिंदगी पढ़ा, या किस ओर इंगित या फिर इशारा कर रहा है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही, इसलिए इसने जीवन को क्या पढ़ा है, जिंदगी पढ़ा। तो उम्मीद है आपके 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन जरूर ही सही निकले होंगे, क्योंकि ये हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी अधिकतर सबका मजबूत होता है। लेकिन अगर आपके ज़्यादा ही कम क्वेश्चन सही हुए हैं तो आपको नियमित रूप से ये सभी क्लासें करनी है, चाहे सामाजिक विज्ञान हो चाहे हिंदी हो, और इसके साथ साथ में अन्य भी क्लासें आपको मिलने वाली हैं इसी चैनल के ऊपर। तो लगातार आप लोग बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।